अस्सलामुअलैकुम। स्वागत है आप सबका आज के एक नए नन्हे और छोटे से वीडियो में, जिसमें हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के डिफरेंट एमसीक्यूज़ के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं एमसीक्यूज़ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। एड्रिनल ग्लैंड का कौन सा लेयर सिक्रीट करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, इनमें से कौन सा लेयर एड्रिनल ग्लैंड का सिक्रीट करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का। क्लियर। अब देखिए ये सवाल अलग अंदाज से पूछा गया है। अगर ये सवाल ऐसे पूछा जाता कि एड्रिनल ग्लैंड का कौन सा पार्ट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को रिलीज करेगा, तो हम जानते हैं कि जो एड्रिनल ग्लैंड होता है इसके दो पार्ट्स होते हैं, बाहर वाला कॉर्टेक्स और अंदर वाला मेडुला। मेडुला कैटेकोलामाइन्स रिलीज करेगा और जो बाहर वाला कॉर्टेक्स है वो रिलीज करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। लेकिन इसने सवाल अलग अंदाजे से पूछा है। क्या पूछा है कि लेयर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स, इसने पार्ट्स के बारे में बात नहीं की। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जहां इसने क्या किया है, पहला ऑप्शन दिया है जूना ग्लोमेरुलोसा, ऑप्शन नंबर सेकंड जूना fasciculata, ऑप्शन नंबर 3 जूना रेटिकुलरिस एंड ऑप्शन नंबर 4 एड्रिनल मेडुला। क्लियर। अब इस सवाल का सही जवाब जानने के लिए हम डायरेक्ट चलते हैं ग्लैंड पे। उस ग्लैंड को हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। जब हम एड्रिनल ग्लैंड के बारे में बात करेंगे, आपको पता है कि एड्रिनल ग्लैंड जो होता है, इट इज अ ट्रायंगुलर ग्लैंड व्हिच इज प्रेजेंट ओवर द किडनीज। ये एक ऐसा ग्लैंड है जो किडनीज के ऊपर पाया जाता है। अब ये ट्रायंगुलर शेप का होता है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, अंदर वाला पार्ट जिसे हम मेडुला कहते हैं, शाबाश, जिसे हम एड्रिनल मेडुला कहते हैं, और ऊपर वाला पोर्शन या बाहर वाली कवरिंग में कहूं जिसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। तो दो पार्ट्स है एड्रिनल ग्लैंड के, इनसाइड वाला मेडुला और बाहर वाला कॉर्टेक्स। अब ये जो कॉर्टेक्स है ना, ये जो कॉर्टेक्स है इसके तीन लेयर्स होते हैं, सुपरफिशियल, देन मिडल एंड द डीप लेयर। जो सुपरफिशियल लेयर होता है इसे हम कहते हैं जूना ग्लोमेरुलोसा। जूना ग्लोमेरुलोसा। जो मिडल लेयर होता है वो होता है जूना fasciculata। जूना fasciculata। और जो डीप लेयर होता है उसे हम कहते हैं जूना रेटिकुलरिस। जूना रेटिकुलरिस। और जो अंदर वाला पोर्शन है इसे तो आपको पता ही है, इसे एड्रिनल मेडुला कहा जाएगा। क्लियर। तो सवाल यही है कि कौन सा लेयर रिलीज करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। क्लियर। अब देखिए मेरी और नजर रखिए, ये जो मेडुला होता है ना, मेडुला, एड्रिनल मेडुला, जो इनसाइड वाला पोर्शन है वो रिलीज करता है कैटेकोलामाइन्स। कैटेकोलामाइन्स जैसे कि वो रिलीज करेगा एपिनेफ्रिन, पता है आपको, एपिनेफ्रिन, शाबाश, और नॉर एपिनेफ्रिन। नॉर एपिनेफ्रिन। तो जो एड्रिनल मेडुला होता है ये रिलीज करता है एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। क्लियर। इसके बाद जो जूना रेटिकुलरिस होता है, कौन? जूना रेटिकुलरिस। ये जूना रेटिकुलरिस जो होता है ये रिलीज करता है आपके एंड्रोजन्स। क्या रिलीज करेगा? जूना रेटिकुलरिस क्या रिलीज करेगा? एंड्रोजन्स, यानी सेक्स हार्मोन्स। सेक्स हार्मोन्स। कौन? जूना रेटिकुलरिस, जो कि डीप लेयर होता है ना, यानी मेडुला के बाहर, यानी अगर हम कॉर्टेक्स की बात करें, कॉर्टेक्स का जो डीप लेयर होता है जिसे जूना रेटिकुलरिस कहते हैं, वो रिलीज करता है एंड्रोजन्स यानी सेक्स हार्मोन्स। और जो सबसे पहले प्राइमरीली ये रिलीज करता है सेक्स हार्मोन्स उसे हम कहते हैं, शाबाश, डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टीरोन। डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टीरोन। जूना रेटिकुलरिस एंड्रोजन्स को रिलीज करता है, यानी सेक्स हार्मोन्स को रिलीज करता है। और सबसे पहले जिसको ये रिलीज करेगा या प्राइमरीली जिसको ये रिलीज करता है वो होता है डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टीरोन। ये डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टीरोन क्या होता है? ये एंड्रोजन ही होता है, ये सेक्स हार्मोन ही होता है, जो कि बाद में आपके एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन बनाने में मदद करता है। क्लियर। तो एड्रिनल मेडुला रिलीज करेगा कैटेकोलामाइन्स, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। जूना रेटिकुलरिस रिलीज करता है एंड्रोजन्स, और सबसे पहले डिहाइड्रो एपी एंड्रो
टेस्टोस्टेरोन, बाद में जो एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन बनाने में मदद करेगा। उसके बाद ज़ूना ग्लोमेरुलोसा की बात करेंगे। जो ज़ूना ग्लोमेरुलोसा होता है ये रिलीज करता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड। क्या रिलीज करेगा? मिनरलोकॉर्टिकॉइड, जैसे कि कॉर्टिसोल, जैसे कि शाबाश। तो ज़ूना ग्लोमेरुलोसा जो होता है ये रिलीज करता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नहीं, मिनरलोकॉर्टिक है या मिनरलोकॉर्टिकॉइड होता है। ये मदद करता है आपके कार्बोहाइड्रेट, आपके प्रोटीन और आपके लिपिड मेटाबॉलिज्म में। क्लियर? तो ये मदद करता है इसमें कौन? मिनरलोकॉर्टिकॉइड। इसके बाद हमने देखा कि ज़ूना ग्लोमेरुलोसा रिलीज करता है, ये सिक्रीट करता है क्या? मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ज़ूना रेटिकुलरिस सिक्रीट करता है, शाबाश बेटा, एंड्रोजन। और ये जो आपका एड्रिनल मेडुला है ये रिलीज करता है कैटेकोलामाइंस, जैसे एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन या डोपामाइन की बात करें। लेकिन अब बचा हमारे पास ज़ूना फेसिकुलेटा। अब ये जो ज़ूना फेसिकुलेटा होता है यानी मिडल लेयर जो होता है कॉर्टेक्स का, यही रिलीज करता है आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। क्लियर? तो glucocorticoids are released by which layer of the adrenal gland? By zona fasciculata, which is the middle layer in the cortex of the adrenal gland. Am I clear? तो ये था आपका पहला सवाल। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछता है which among the following well describes the endocrine gland? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट या इनमें से कौन सा पार्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स को अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करता है, यानी इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स के लिए सही है? तो पहला देखिए, स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड्स आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। पहला ऑप्शन क्या देता है कि स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड जो होते हैं ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। आप सबको पता है कि जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं दे आर प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी। करीबन हमारे बॉडी में 4 मिलियन, देयर आर 4 मिलियन स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट इन अवर बॉडी, और जो कि डिफरेंट लोकेशंस पे पाए जाते हैं, जैसे कि एक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं, एक्राइन ग्लैंड्स विच आर अ फॉर्म ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, दे आर फाउंड इन द पाम, दे आर फाउंड इन द चीक्स, दे आर फाउंड इन द फोरहेड। तो ये जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं ये रिलीज करते हैं स्वेट, और ये अपने सिक्रीशंस को ब्लड में नहीं डालते। तो मैं कहूँगा कि स्वेट ग्लैंड जो होते हैं हमारे बॉडी के हर एक पार्ट पे प्रेजेंट होते हैं, और ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। सेबेशियस ग्लैंड जो होते हैं दे आर द ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट इन द हेयर फॉलिकल्स। ये सेबेशियस ग्लैंड जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इन हेयर फॉलिकल्स, जो कि रिलीज करते हैं सीबम, जो आपके हेयर फॉलिकल्स को ड्राई होने से बचाता है। तो दोनों, चाहे स्वेट ग्लैंड हो चाहे सेबेशियस ग्लैंड हो, ये दोनों एंडोक्राइन नहीं, ये दोनों एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, यानी ये अपने सिक्रीशंस को ब्लड में नहीं डालते, ये अपने सिक्रीशंस को ब्लड से बाहर डालते हैं। क्लियर? तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हुए। इसके बाद दे हैव एट लीस्ट वन डक्ट। ये कहता है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं इनके पास कम से कम एक डक्ट का होना जरूरी है। अगर आप देखोगे कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं इन्हें डक्टाइल ग्लैंड्स कहा जाता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, जैसे कि पैरोटिड ग्लैंड है आपके पास, पैरोटिड ग्लैंड ये अगर अपनी सिक्रीशन डालेगा तो ये कैसे डालेगा? एक डक्ट के जरिए से डालता है जिसे हम स्टेनसेंस डक्ट कहते हैं। तो हर एक्सोक्राइन ग्लैंड के पास अपना एक डक्ट होता है, जैसे कि एसिनार सेल जो होती है पेनक्रियाज की, वो अपनी सिक्रीशन डालती है मेजर पेनक्रियाटिक डक्ट के जरिए से, या इंटरकैलेटेड डक्ट, जो भी इंटरलोबर डक्ट वहां पे होता है। तो जो भी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं अपनी सिक्रीशंस को ब्लड में नहीं डालते, ब्लड के बाहर सरफेस ऑफ द कैविटीज पे डालते हैं, और कहां किस जरिए से डालते हैं? थ्रू द डक्ट्स, यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के पास डक्ट होता है। लेकिन ये क्या कहता है कि दे हैव एट लीस्ट वन डक्ट। किनको? एंडोक्राइन ग्लैंड्स को। ये बोलता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास कम से कम एक डक्ट होना जरूरी है। लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के पास डक्ट होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास डक्ट नहीं होते। ये अपनी सिक्रीशन को डायरेक्टली ब्लड में डालते हैं, दे directly pour their secretion into the blood, so they do not have ducts, they are ductless glands, they are ductless glands. Endocrine glands are ductless glands, ये ductless glands होते हैं, इनके पास डक्ट नहीं होता। तो ये ऑप्शन भी आपका सही नहीं है, क्योंकि दोनों के दोनों एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, और ये भी सही नहीं है क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास कोई भी डक्ट नहीं होता, और ये स्टेटमेंट कहता है कि इनके पास कम से कम एक डक्ट होना
चाहिए, लेकिन इनके पास डक्ट होता ही नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी सही नहीं है। नो एपिथेलियल टिश्यू इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कोई भी एपिथेलियल टिश्यू नहीं होता। ये बात सराहतन आपको पता है कि गलत है, क्योंकि मैक्सिमम और मेजॉरिटी ऑफ द मोस्ट ग्लैंड्स जो होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उनमें एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। यहाँ तक ये एपिथेलियल डेरिवेटिव्स ही होते हैं, यानी ये एपिथेलियम से ही इन्वेजिनेट होकर बनते हैं, बाद में जो इनका डक्ट होता है वो खत्म होता है। क्लियर, बाद में ये डक्टिलस बनते हैं। तो ये एपिथेलियल डेरिवेटिव्स ही होते हैं, इनके पास एपिथेलियल टिश्यू होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। हार्मोन्स कैरीड इनटू द ब्लड, अब देखिए क्या कह रहा है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है ये अपने हार्मोन्स को कहां पे डालते हैं, दे पोर देयर सिक्रीशन इनटू द ब्लड। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है ये फेवर करता है इस वाले क्वेश्चन को। तो विच अमंग द फॉलोइंग वेल डिस्क्राइब्स द एंडोक्राइन ग्लैंड, द करेक्ट आंसर इज हार्मोन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स पोर देयर हार्मोन्स, दे पोर देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। क्लियर, स्वेट और सेबेशियस ग्लैंड्स दोनों एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है। दे हैव एट लीस्ट वन डक्ट, नहीं ये बात गलत है। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, इनके पास डक्ट्स बिल्कुल भी नहीं होते। नो एपिथेलियल टिश्यू, ये बात भी गलत है, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं इनमें एपिथेलियल टिश्यू होता है, हालांकि ये एपिथेलियल डेरिवेटिव ही होते हैं। इसके बाद लास्ट पार्ट, हार्मोन्स कैरीड इन ब्लड, ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये अपनी सिक्रीशंस को, ये अपने हार्मोन्स को ब्लड में डालते हैं। ये वाला स्टेटमेंट अच्छी तरह से डिस्क्राइब करता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स को। सो द आंसर इज डी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने वो है विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज फाउंड इन वोकल कॉर्ड, इनमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू वोकल कॉर्ड में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ऑप्शन नंबर बी लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, ऑप्शन नंबर सी हार्ड कनेक्टिव टिश्यू, एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबोव। क्लियर, नन ऑफ द अबोव। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें वोकल कॉर्ड पढ़ना पड़ता, लेकिन हम थोड़ा सा उसके बारे में आइडिया हासिल करेंगे, उसके बाद हम इस सवाल पे आ जाएंगे। देखिए थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। लेट अस सपोज ये आपका वोकल कॉर्ड है, इट इज द मेन बॉडी ऑफ द वोकल कॉर्ड, वोकैलिस मसल। तो ये वोकल कॉर्ड जो होता है इट इज सराउंडेड बाय 3 लेयर्स, इट इज सराउंडेड बाय, शाबाश, इट इज सराउंडेड बाय 3 लेयर्स। द आउटर लेयर इज कॉल्ड एज सुपरफिशियल लेयर, इट इज कॉल्ड एज सुपरफिशियल लेयर, सुपरफिशियल लेयर, या इसे हम रैनकीज स्पेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? और इस रैनकीज स्पेस में क्या होता है, इस रैनकीज स्पेस में जो स्पेस होती है यहां पे रैनकीज स्पेस, इसमें एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। और उस एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में क्या होता है, उसमें हाइयालुरोनिक एसिड होता है। आपको पता है, इस बारे में आप जानते हो। उसमें कोलेजन होता है, ये भी आप जानते हो, और इसमें इलास्टिन वगैरह भी होता है। क्लियर? तो मैंने कहा कि जो आपका वोकल कॉर्ड है, जो आपकी मेन बॉडी है वोकल कॉर्ड की, इट इज सराउंडेड बाय 3 लेयर्स, 1, 2 एंड 3। जो बाहर वाली लेयर है, जो बाहर वाला लेयर है उसे हम सुपरफिशियल लेयर कहेंगे, या उसे हम रैनकीज स्पेस कहेंगे, जिसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है। और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हाइयालुरोनिक एसिड, कोलेजन और इलास्टिक का बना होता है। क्लियर? इसके बाद आपका बीच वाला लेयर, हम इसे इंटरमीडिएट लेयर कहते हैं। नजर रखिए, यहां पे आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। इंटरमीडिएट लेयर कहते हैं। और इसके बाद डीप जो अंदर होता है उसे हम डीप लेयर कहेंगे। क्या कहेंगे? डीप लेयर। क्लियर? दोनों डीप लेयर और इंटरमीडिएट लेयर, दोनों लेयर्स को हम एक साथ वोकल लिगामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? शाबाश, इसे हम क्या कहते हैं? वोकल लिगामेंट। यानी इंटरमीडिएट लेयर एंड द डीप लेयर, दे टुगेदर कंप्राइज ऑफ अ वोकल लिगामेंट। इन दोनों को एक साथ मिला के वोकल लिगामेंट कहते हैं। अब देखिए, बाहर से एक और इनकी कवरिंग होती है जिसे हम एपिथेलियम कहते हैं। उसके बारे में हमने नहीं पढ़ना, फिलहाल आप नजर रखेंगे। ये जो ये 3 लेयर्स होते हैं, 3 लेयर्स होते हैं, इन्हें हम एक साथ लेमिना प्रोपिया भी कहते हैं या म्यूकोसा भी कहते हैं। बहरहाल ये 3 लेयर जो होते हैं, इनमें सुपरफिशियल लेयर, इंटरमीडिएट लेयर और डीप लेयर। अब देखिए, इन तीनों में एक जबरदस्त किस्म का प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम कोलेजन कहते हैं। जैसे कि हमने देखा, रैनकीज स्पेस में कोलेजन देखा गया है। और जो ये डीप लेयर है और इंटरमीडिएट लेयर है, इनमें भी कोलेजन देखा गया है और पाया जाता है। यानी सुपरफिशियल लेयर में भी ज्यादा अमाउंट क्वांटिटी होती है कोलेजन फाइबर की, और डीप लेयर में भी ज्यादा कंसंट्रेशन होती है किसकी? कोलेजन फाइबर की। और इनमें कुछ सेल्स भी पाए जाते हैं जिन्हें हम फाइब्रोब्लास्ट्स कहते हैं। यहां तक क्लियर है ना? अब देखिए, ये जो आपका
ये जो आपका लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, ये आपको पता है हमारे बॉडी में एक ही लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, वो है ब्लड, जो बना होता है ब्लड सेल्स का और प्लाज्मा को। तो ये तो होगा ही नहीं, हमारे बॉडी में एक ही लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, वो है बेटा ब्लड, तो वहां हम जाएंगे ही नहीं, यानी ये ऑप्शन होगा ही नहीं। उसके बाद दूसरा है हमारे पास हार्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब ये जो हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है ना, ये वो कनेक्टिव टिश्यू है जो मेनली कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है। यानी हार्ड कनेक्टिव टिश्यू में यूजुअली कैल्शियम और फास्फोरस होता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। उसके बाद नन ऑफ द अबव है, ये भी तो होगा नहीं। उसके बाद सबसे पहला ऑप्शन अगर आप देखेंगे, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो कोलेजन फाइबर्स का बना होता है, जो कोलेजन प्रोटीन का बना होता है और जो फाइब्रोब्लास्ट का बना होता है। अब इन तीनों लेयर्स में आपने क्या देखा? इन तीनों लेयर्स में आपने देखा कोलेजन फाइबर, और आपने क्या देखा? आपने देखा फाइब्रोब्लास्ट जो इस लैमिना प्रोप्रिया में पाए जाते हैं। तो अब यहां पे कौन सा कनेक्टिव टिश्यू होगा? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू तो है नहीं, वो ब्लड है। उसके बाद नन ऑफ द अबव तो ऑप्शन है ही नहीं। उसके बाद हार्ड कनेक्टिव टिश्यू, कैल्शियम और फास्फोरस तो आपने देखा नहीं, इसका मतलब यहां पे हार्ड कनेक्टिव टिश्यू नहीं होगा। देखिए हार्ड कनेक्टिव टिश्यू नहीं होगा, यहाँ पे कैल्शियम और फास्फोरस का ये कनेक्टिव टिश्यू नहीं बना है, तो ये हार्ड कनेक्टिव टिश्यू नहीं हो सकता है। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू भी नहीं है, क्योंकि लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू हमारा ब्लड है। उसके बाद फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जो कि एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो बेटा कोलेजन का बना होता है और जो बेटा फाइब्रोब्लास्ट्स का बना होता है। अभी शॉर्ट कह रहा हूं, असल में डिटेल्ड एक लेक्चर चाहिए फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू पे। तो फिलहाल मैं शॉर्ट के लिए बोल रहा हूं कि ये कोलेजन फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट्स का बना होता है, जो कि हमने इस वाले स्ट्रक्चर में देखा। तो इस सवाल का जवाब है आपका फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज फाउंड इन वोकल कॉर्ड? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, हाँ ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, यानी इसमें फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है वोकल कॉर्ड्स में, क्योंकि कोलेजन फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट पाए जाते हैं। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू ये नहीं होता, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू हमारा ब्लड है। हार्ड कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कैल्शियम और फास्फोरस जैसा टिश्यू नहीं देखा गया है। तो द करेक्ट आंसर इज फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। यहां तक कि मैं आपको बता दूं, ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू येलो होता है, येलोविश फाइब्रस कनेक्टिव, येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर? ट्रू वोकल कॉर्ड की बात कर रहा हूं, फॉल्स वोकल कॉर्ड, ट्रू वोकल कॉर्ड क्या होता है ये हम अलग स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। रिमा ग्लॉटिस क्या होता है ये तो इसके लिए तो एक अलग सी डिटेल लेक्चर चाहिए। तो ये था आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।